हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो बालको। स्वागत है आपका SVM ऑनलाइन क्लासेज भादरा जोन। कैसे चल रही है पढ़ाई? चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11th साइंस और उसमें बायो वाला पोर्शन, बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। 11th साइंस बायोलॉजी के लिए चैप्टर नंबर चल रहा है 6। छठा चैप्टर चल रहा है और उसका ये पार्ट नंबर भी आज हो गया 7। 6 पार्ट हमने बना लिए थे, आज ये 7वां पार्ट है चैप्टर नंबर 6 का। कुछ याद है आपको कि हमारा पोर्शन किस ओर चल रहा था, क्या मेन टॉपिक चल रहे थे? चलिए याद है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे थे उत्तक तंत्र। उत्तक तंत्र 3 प्रकार के थे, मैंने आपको कल बताया था। पन्ना देखो यहीं होगा तो आपको पता चलेगा। ये देखिए बच्चों, इसमें नहीं है, ये वो पन्ना है। देखिए कल की क्लास में हम उत्तक तंत्र पढ़ रहे थे। 1875 में सोक्स नाम के साइंटिस्ट ने उत्तक तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया। पहला बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, दूसरा भरण उत्तक तंत्र और तीसरा सवन उत्तक तंत्र। पादपों में 3 प्रकार के उत्तक तंत्र होते हैं। केवल नाम और उसके प्रकार हमने कल पढ़े थे, आज उसको डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र केवल बाह्य त्वचा का निर्माण करता है, एपिडर्मिस का निर्माण करता है। लेकिन बाह्य त्वचा में होते क्या क्या हैं, कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो बाह्य त्वचा पर होते हैं, उसकी चर्चा करनी है। तो बाह्य त्वचा पर तो ये होते हैं, नंबर 1 रंध्र, अतिवर्धियाँ, आवर्धक कोशिका, जलपुटिकाएँ या अन्य अजैविक पदार्थों से बनी कोशिकाएँ। फिर भरण उत्तक तंत्र के ये पोर्शन पढ़ेंगे अपन। फिर सवन उत्तक तंत्र के जाइलम और फ्लोएम, ये इनके बारे में डिस्कस करना है। तो यहीं से अपने टॉपिक को पुटअप करते हैं। पहला टॉपिक बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। इसका मेन काम है केवल एपिडर्मिस का निर्माण करना, बाह्य त्वचा का निर्माण करना, पेड़ के बाहरी आवरण का निर्माण करना, और बाहरी आवरण पर ये चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा सबसे पहले रंध्र, स्टोमेटा। हम इसको पढ़ते हैं। तो उत्तक तंत्र में पहला कौन सा है? बाह्य त्वचीय। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रंध्र, जिसे अपन स्टोमेटा कहते हैं। तो पत्तियों पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब ये जो रंध्र हैं वो हमेशा पत्तियों पर पाए जाते हैं, कुछ तने पर भी होते हैं। दिन में खुलते हैं, रात को रंध्र बंद रहते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टोमेटा। तो एज ए स्ट्रक्चर देखा जाए तो जैसे कि ये कोई लीफ है, तो इस लीफ पर क्या होते हैं, बहुत सारे संख्या में रंध्र पाए जाते हैं। अब उस एक रंध्र को पढ़ना है कि वो एक रंध्र कैसा होगा। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि पत्तियां भी 2 प्रकार की होती हैं। मोनोकोट लीफ अलग होती है, द्विबीजपत्री पर्ण या एक बीजपत्री पर्ण, हमने पढ़ा था ना। ऐसी पत्ती जिसकी दोनों सतह एक जैसी होती हैं वो एक बीजपत्री पर्ण। जिस पर्ण की दोनों सतह एक जैसी नहीं होती, जैसे कि पीपल है, खेजड़ी है, बरगद है, एक सतह गहरी होती है, एक सतह हल्की होती है, वो द्विबीजपत्री या डाइकोट लीफ होती हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पर्ण होती हैं 2 प्रकार की, एक तो होती है डाइकोट लीफ और दूसरी मोनोकोट लीफ। इन दोनों में स्टोमेटा कहाँ होते हैं? डाइकोट लीफ की केवल निचली सतह पर होते हैं, ऊपर वाली सतह पर भी होते हैं लेकिन बहुत कम। अधिकांश कहाँ होते हैं? निचली सतह पर। और मोनोकोट लीफ जो एक बीजपत्री पर्ण है उसकी दोनों सतह पर
एक बीजपत्री पर्ण है उसकी दोनों सतह पर रंध्र होते हैं, जैसे कि बाजरा है, कुछ घास है, मक्का है। और निचली सतह पर होंगे केवल द्विबीजपत्री पर्ण, जैसे कि चना है, जैसे कि बरगद, पीपल, मूंग। ये डाइकोट प्लांट है। और डाइकोट प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उसकी निचली सतह पर रंध्र होते हैं, ऊपर वाली सतह पर रंध्र नहीं होते, बहुत कम होते हैं। लेकिन मोनोकोट लीफ यानी एक बीजपत्री जो पत्तियां हैं उनकी दोनों सतहों पर समान मात्रा में रंध्र होते हैं। तो ऐसी पर्ण को तो हम अधोरंध्री पर्ण कहेंगे, अधोरंध्री पर्ण। और इसको क्या कहेंगे, दोनों सतह पर है तो उभयरंध्री, उभयरंध्री पर्ण। इसको एम्फिस्टोमेटल कहेंगे, एम्फिस्टोमेटल यानी दोनों सतह पर स्टोमेटा होते हैं। और इसको केवल हाइपोस्टोमेटल कहेंगे, क्योंकि रंध्र केवल निचली सतह पर होते हैं। एम्फिस्टोमेटल और हाइपोस्टोमेटल की बात हमने कर ली। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब तो ये तो छोटी सी जानकारी हो गई कि रंध्र कहाँ होते हैं पत्ती पर और क्या क्या करते हैं। तो अब हम रंध्र की संरचना और रंध्र के कार्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रंध्र के कार्य पढ़ते हैं। मोस्टली 3-4 कार्य होते हैं। एक तो होता है गैसों का आदान प्रदान करना, गैसों का आदान प्रदान, जैसे कि O2 और CO2 का आदान प्रदान। प्लांट में ऑक्सीजन का अंदर आना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना, CO2 का अंदर आना बाहर निकलना, ये रंध्रों से ही होता है। दूसरा कार्य वाष्पोत्सर्जन क्रिया, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे में जो पानी है वो भाप बनकर निकलेगा। वो कहाँ से निकलेगा, वो रंध्रों से निकलेगा। दूसरा कार्य क्या हो गया, वाष्पोत्सर्जन। तीसरा ताप नियंत्रण, टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो पहले तो रंध्र की परिभाषा बताओ आप क्या होनी चाहिए बच्चों, सोचो विचार करो। तो रंध्र तो पत्तियों पर होते हैं, तो क्या कह सकते हैं, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र, है ना। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले या उपस्थित सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। तो इस गोले में है रंध्र की परिभाषा। पत्तियों की सतह पर, देखो मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, तो आप साथ साथ में बोल रहा हूँ तो आप शब्दों पर ध्यान देना, ठीक है। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है तो कोई नहीं, आप थोड़ा शब्दों पर ध्यान देना। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं, रंध्र या स्टोमेटा कहलाते हैं। फिर रंध्र के हो गए कार्य। अब हम रंध्र की संरचना पढ़ते हैं, कब रंध्र खुलते हैं, कब रंध्र बंद होते हैं। तो एक सिंपल सी बात हमेशा याद रखना, दिन में तो रंध्र खुले होते हैं यानी सूर्य के प्रकाश में, और रात को रंध्र बंद रहते हैं। सूर्य के प्रकाश में या दिन में रंध्र खुले होते हैं और रात को रंध्र बंद होते हैं, ठीक है बच्चों। चलो हम रंध्र का चित्र बनाते हैं, स्ट्रक्चर से रंध्र को समझने का प्रयास करते हैं। दोनों प्रकार के रंध्र बनाएंगे, एक खुला बनाएंगे और एक बंद बनाएंगे।
आज को दूसरे कलर का पेन साथ में है क्या देखूंगा, एक मिला तो है। बनाओ बच्चों साथ साथ में ही। इसके जैसा यहाँ पर एक और बना लेते हैं। बना लिया बच्चों, साथ साथ में अच्छे से बनाओ सुंदर सा डायग्राम। मैं साथ में नाम लिख रहा हूँ इसके, बना लो पहले अब फटाफट। चलो देखो इसका नाम लिखते हैं। रंध्र दो किडनी आकार की, किडनी यानी वृक्क, किडनी जैसी दो कोशिकाओं का बना होता है। वो दो ये कोशिकाएं हैं, ये एक तो ये वाली, एक ये। जैसे कि यहाँ पर भी ये दो हैं, यहाँ पर भी ये दो हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क है, ये तो बंद रंध्र है और ये खुला रंध्र है। तो पहले तो इसी को क्लेरिफिकेशन करो। इसके नीचे कैसा नाम लिख दूँ, क्लोज स्टोमेटा, यानी बंद रंध्र है ये। और ये कैसा है, ओपन स्टोमेटा, यानी खुला रंध्र। ठीक है बच्चों, अब इसके नाम देखो। इसकी दो कोशिकाएं जो किडनी आकार की होती हैं उन्हें द्वार कोशिका कहते हैं। तो ये पूरी द्वार कोशिका है, ये वाली एक ये। तो इसका क्या नाम लिखेंगे, द्वार कोशिका। ठीक है, इसे रक्षक कोशिका भी कहते हैं। तो दोनों का अंग्रेजी में नाम क्या हो गया, द्वार कोशिका कहोगे तो डोरसेल, रक्षक कोशिका कहोगे तो गार्ड सेल। ठीक है ना। अब ये दो कोशिकाएं तो क्या हो गई, द्वार कोशिका। इनके चारों ओर होती हैं सहायक कोशिका। तो ये सारी कोशिकाएं क्या है, चारों ओर की सहायक कोशिका। सहायक कोशिका इन्हीं कहते हैं सब्सिडरी सेल। कंपेनियन सेल कह सकते हैं, सहायक कोशिका यानी सब्सिडरी सेल।
ये हो गया आपका रंध्रीय छिद्र, तो इसको यहाँ नाम दे देते हैं रंध्र का छिद्र है, यानी स्टोमेटल पोर। केविटी कह दो चाहे गुहा। ये क्या है? द्वार कोशिका का केंद्रक है, जो बड़ा दो काले बना रखे। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। और केंद्रक के अलावा जो इस कोशिका में है वो है क्लोरोप्लास्ट। यानी हरित लवक। ठीक है बच्चों, सेम नाम इसके भी लिखो आप। ये क्या है? द्वार कोशिका। ये दोनों द्वार कोशिका, ये द्वार कोशिकाओं के केंद्रक और ये द्वार कोशिकाओं में पाए जाने वाले हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। और ये इनकी सहायक कोशिका और ये रंध्रीय छिद्र। इसमें देखो दोनों कोशिकाएं पास पास है तो छिद्र छोटा हो गया, यानी रंध्र बंद हो गए, और इसमें रंध्र खुला है। तो रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया किस पर डिपेंड करती है? सूर्य के प्रकाश में। दिन के समय रंध्र क्यों खुले रहते हैं? क्योंकि द्वार कोशिकाओं में पानी भर जाता है। द्वार कोशिका में पानी भरने से ये कोशिकाएं फूल जाती हैं। दिन के समय सूर्य के प्रकाश में द्वार कोशिकाओं में पानी भर जाता है। पानी भरने से द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। और रात के समय बेटा उल्टा लिख लेना, रात के समय में रंध्र बंद क्यों होते हैं? क्योंकि रात के समय में पानी कोशिकाओं से बाहर निकल जाता है, तो कोशिका सिकुड़ जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। ये बात लिखो बेटा सब अच्छे से। वो डायग्राम अच्छे से बनाओ। देखिए आप अपनी बुक में डायग्राम देखिए, बुक में ऐसे बने हुए हैं चित्र। एक बंद है, एक खुले रंध्र की है। ठीक है बच्चों, तो बुक में से इतना स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा, तो उतने नाम भी पूरे नहीं हैं। ठीक है बच्चों, बना लिया साथ साथ में। तो ये आपका रंध्र वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया कि रंध्र क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। किडनी के आकार के होते हैं रंध्र, लिखना। रंध्र के कार्य, रंध्र उपकरण भी कह सकते हो। सहायक कोशिकाएं क्या करती हैं? रंध्र दिन में खुलते हैं, रात को बंद होते हैं। रंध्रों के आधार पर दो प्रकार की पर्णें होती हैं, अधोपर्णी, अधोरंध्री पर्ण और उभयरंध्री पर्ण, हाइपोस्टोमेटल और एम्फिस्टोमेटल। उसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो रंध्र समझ में आ गया। रंध्र का डायग्राम एक बार फिर से देख लो, नाम देख लो। ये आपके 12th क्लास में भी काम आएगा, इसलिए आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है इस पर। अच्छे से चित्र बनाने हैं, समझने हैं। अब देखो क्या बचा है। अब हम बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र पढ़ रहे थे, इसमें हमने पहला रंध्र पढ़ा। दूसरा क्या है? अधिचर्मी अतिवृद्धि। देखो अधिचर्मी अतिवृद्धि का क्या मतलब है कि अरे भगवान, बाह्य त्वचा पर कोई भी चीज़ और बन जाती है, उसे अधिचर्मी अतिवृद्धि ही कहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो बाह्य त्वचा पर नहीं होनी चाहिए हो जाती हैं, उसे हम अधिचर्म की अतिवृद्धि कहते हैं। जैसे मूल रोम होते हैं या रोम होते हैं, बाल से स्ट्रक्चर होती हैं बाह्य त्वचा पर,
वो उसकी अतिवृद्धियाँ ही कहलाती हैं। तीसरा क्या है, आवर्धक कोशिका। इसका नाम मैंने आपको बताया बुल्लीफॉर्म कोशिका। इसे क्या कहते हैं, बुल्लीफॉर्म सेल कहते हैं। तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो पानी की कमी के कारण किनारे पर होती हैं। कहाँ होती हैं, किनारे पर। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं, कुछ सेल ऐसी होती हैं जो पानी की कमी होने के कारण अंदर की ओर मुड़ जाती हैं और आकार भी बड़ा होता है। उन्हें बुल्लीफॉर्म या आवर्धक कोशिका कहते हैं। जैसे ये बाह्य त्वचा की सामान्य छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। बीच में एक कोशिकाएं बड़ी आकार की है। इसी कोशिका को क्या कहते हैं, बुल्लीफॉर्म कोशिका या आवर्धक कोशिका कहते हैं। तो बताओ बच्चों, ये हमेशा जल की कमी के कारण होती है। आपकी बुक में शायद नहीं होगा इसके बारे में वर्णन, तो कोई बात नहीं। कुछ पादपों की जो पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें कुछ कोशिकाएं पानी की कमी के कारण फूल जाती हैं और आकार में बड़ी हो जाती हैं ताकि पानी को स्टॉक कर सकें। ऐसी फूली हुई बड़े आकार की कोशिकाओं को आवर्धक कोशिका कहते हैं, यानी बुल्लीफॉर्म कहते हैं। जब प्लांट पक जाता है, पेड़ पौधे पक जाते हैं, पानी की कमी होती है, उस वक्त आवर्धक कोशिकाएं या बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है बच्चों। फिर है जलपुटिका, वाटर वेसल्स। जलपुटिका को हम वाटर वेसल्स कहते हैं। तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो पानी को ग्रहण कर लेती हैं, पानी को स्टॉक करती हैं। तो पानी का क्या करती हैं, स्टॉक करती हैं, संग्रहण करती हैं कि पानी को बचा के रखना है, आगे भविष्य में जरूरत पड़ी तो पानी लेंगे। ऐसी थैलीनुमा कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, जलपुटिकाएं कहते हैं। कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं और जल संग्रहण का काम करती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, वाटर वेसाइकल्स कहते हैं, जलपुटिका कहते हैं। जैसे कुछ लवणोद्भिद पौधों में एट्रिप्लेक्स एक पौधा है, उसमें आपको जलपुटिकाएं मिलेंगी। ठीक है बच्चों। तो कितनी जलपुटिका वाला पोर्शन हो गया। लास्ट अन्य अजैव पदार्थों से बनी कोशिकाएं, ये भी होती हैं, प्लांटों के ऊपर हैं, कुछ जमा हो जाती हैं। जैसे कि किसी पेड़ पर रेत जमा हो जाती है तो फिर सिलिका का निक्षेपण कह सकते हो। बहुत सारे पेड़ पौधों पर धूल जमा हो जाती है, तो धूल से कुछ कोशिकाएं बन जाती हैं अलग प्रकार की। उन्हें क्या कहते हैं, अन्य अजैव पदार्थों से बनी कोशिकाएं कहते हैं। जैसे कि सिलिका बन गई तो उसे सिलिकोसाइट कहेंगे। जैसे सिलिका से बनी है, मिट्टी से बनी है, तो उसे क्या कहेंगे, सिलिकोसाइट कहेंगे। तो ये तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें केवल क्या था, रंध्र था। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, आज की क्लास में हम ऊतक तंत्र पढ़ रहे थे। 3 प्रकार के ऊतक तंत्र होते हैं। पहला बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र हमने क्लियर कर लिया। इसमें ये भाग होते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने डिटेल से पढ़ा है। कल की क्लास में हम बरहन ऊतक तंत्र और सवन ऊतक तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में जो मुख्य मुद्दा था हमारा, ये देखिए एक बार दोबारा से, चैप्टर नंबर 6 का 7वां पार्ट था ये ऊतक तंत्र में। स्टोमेटा वाला पोर्शन हमने डिटेल से पढ़ा है। रंध्रों के क्या कार्य हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पत्तियों में होते हैं, रंध्रों के नामांकित चित्र दोनों। ऐसे नहीं दिख रहा है तो वीडियो को पॉज करके बाद में देखकर बनाइए, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो। बुक में मैंने आपको बताया कि इतना डिटेल से आपको नहीं में है, लेकिन जहाँ जहाँ संभव है आपको उन चीज़ों के अच्छे नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बच्चों को बताइए। लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल पता नहीं कब खुलेगी, लेकिन जब तक खुलती है तब तक आप इस प्रकार से अध्ययन करते रहिए। तो नोट करके रखना, रंध्रों के क्या कार्य हैं। 3 कार्य मैंने आपको बताए हैं। डाइकोट मोनोकोट लीफ में रंध्र कहाँ होते हैं, डाइकोट की लीफ में दोनों साइड में नहीं होते, एक साइड में होते हैं। मोनोकोट लीफ जो एक बीजपत्री पर्ण है उसके दोनों साइड पर रंध्र होते हैं। डायग्राम नाम सहित बनाना है आपको, रंध्र का अच्छे से बनाना। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में केवल इतना ही। ये अपना चैप्टर 6 का 7वां पार्ट। लगातार बने रहिए, पढ़िए। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।